हेलो दोस्तों, मैं दिनेश डीबी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो है क्लास 10 का साइंस हम स्टार्ट किए हैं, जो कि यह दूसरा लेक्चर है। और इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्योंकि यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो चैप्टर को समझने के लिए बहुत ही आसानी होगी आप लोगों को। और जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या चीज है उसे हम बताते हैं आप लोगों को। तो आपको क्लास 9th में तो इतना तो पता चल चुका होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। क्लास 9th में बताया गया था कि परमाणु जो है, परमाणु क्या चीज होता है कि किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता वह क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाता है। लेकिन आगे चलकर कुछ वैज्ञानिकों ने यह बताया, कुछ वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग किया गया तो यह पता चला कि परमाणु को तो विभाजित किया जा सकता है, परमाणु को तोड़ा जा सकता है। तो उसी ने पहले वैज्ञानिक आए थे जे थॉमसन, जिन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी। तो अब हम लोग वही जानेंगे कि परमाणु के अंदर कहां पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पोजीशन है, बोले कि कहां पे पाए जाते हैं। तो उस समय यह बताया गया कि परमाणु जो है वह कैसा होता है, परमाणु गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार। परमाणु जो होता है तो एक गोलाकार होता है और परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित भाग है। कैसा, धनावेशित भाग, जिसे क्या कहते हैं, नाभिक। परमाणु के केंद्र में अर्थात परमाणु के बीच में, परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित भाग है जिसे नाभिक के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, नाभिक। ठीक है, और उसके चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं बनी हुई है। नाभिक के चारों तरफ क्या बनी हुई है, वृत्ताकार कक्षाएं। तो अब इन कक्षाओं में, ये जो वृत्ताकार कक्षाएं बनी हुई हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बताया गया कि इन कक्षाओं में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पाए जाते हैं, ये जो नाभिक है, नाभिक में उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यह जो वृत्ताकार कक्षाएं बनी हुई इसे कोष कहते हैं। यह क्या कहते हैं, कोष। कोष के नाम से इसे जाना जाता है, कोष या ऊर्जा स्तर। दूसरा नाम है ऊर्जा स्तर। ठीक है, ऊर्जा स्तर, कोष या ऊर्जा स्तर के नाम से इसे जाना जाता है। तो अब यह जो कोष है इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते रहते हैं और परमाणु में के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन को E- से प्रदर्शित किया जाता है, प्रोटॉन जो होता है वह P+ से प्रदर्शित किया जाता है और न्यूट्रॉन जो होता है वह होता है N। तो यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संकेत है। ठीक है, तो अब इसी को इलेक्ट्रॉन, अब एक चीज तो यह पता चल चुका, एग्जैक्टली मान पता चल चुका कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो इसके नाभिक में पाए जाते हैं और यह सभी कक्षाएं बनी, इन सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। आखिरकार किस कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नाम से। ठीक है, तो यह टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसमें पहले वैज्ञानिक थे जो कि बोर और बरी नाम के वैज्ञानिक, बोर बरी, जो कि इन दोनों वैज्ञानिकों ने एक नियम बनाया, बोर बरी नियम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पहला नियम हम लोग पढ़ेंगे, बोर और बरी। ठीक है, तो अब एक चीज और है कि इन सभी का नाम भी, जो यह सभी कक्षाएं हैं, यन कक्षाओं को यन से प्रदर्शित किया जाता है। जो कोष है, कोष को किससे, स्मॉल यन से प्रदर्शित किया जाता है। और n बराबर 1, n बराबर 1 का मतलब कि पहला कोष, n बराबर 2 का मतलब दूसरा कोष, और n बराबर 3 का मतलब तीसरा कोष, और n बराबर 4 का मतलब चौथा कोष। तो अभी तक कोई ऐसा तत्व नहीं पाया गया है कि जिसके अंदर 7 कोष से अधिक पाए जाए। अभी तक केवल इतना ही तत्वों की खोज हो चुकी है जिसमें केवल 7 ही कोष पाए जाते, उससे अधिक नहीं। मतलब कि यहां से 7 कोष, अभी तो हमने 4 कोष बताया, आप लोगों के लिए 4 कोष ही पढ़ाया जाएगा। और इन कोषों का नाम भी उन लोगों ने रखा था कि पहला कोष n बराबर 1 जो होता है, अर्थात पहला कोष का नाम होता है K, n बराबर 2 दूसरा कोष, दूसरे कोष का नाम है L, उसके बाद तीसरा कोष जो होता है उसका नाम है M, और तीसरा कोष है वो होता है N। ठीक है, तो यह कोष का नाम है। तो अब बोर और बरी नामक ने एक नियम बनाया,
यह इन नियम के आधार से इन्होंने क्या कहा कि परमाणु के अंदर यह जो कक्षाएं बनी हुई हैं, यह जो कोश है, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, परमाणु के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वह 2n² के बराबर होता है। क्या बताया? बोर और बरी नामक वैज्ञानिकों ने यह कहा कि परमाणु के अंदर यह सभी जो कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वह 2n² के रूप में ही पाया जाता है, मतलब 2n² के बराबर ही होता है। और इसी आधार से यह सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट रूल उन्होंने बताया, और आप लोगों को इसको याद रखना है कि यदि पूछ दिया जाए कि इन सभी ये जो कक्षाएं बनी हुई हैं, ये जो कोश हैं, इन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने, तो आप कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु में, परमाणु के कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 2n² के बराबर होती। अब जैसे हम इसको पूरी तरीके से सिद्ध करके आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे पहला है n बराबर 1, n बराबर 1, n बराबर 1 का मतलब क्या है कि पहला कोश अर्थात पहले कोश का नाम क्या है? k। यदि k कोश की बात किया जाए तो इस फार्मूले के आधार से हम आपको निकाल कर बताएंगे कि पहले कोश में इलेक्ट्रॉन कितने। तो यह जो है, अब फार्मूला हम लोग रखेंगे, फार्मूला है 2n²। 2n², अब 2 इंटू, यहां पे देखिए n का मान कितना? 1, तो n का मान 1 हो गया, n का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और यहाँ पे 2 इंटू 1 अर्थात 2 आ जाएगा। अर्थात k कोश में पहले कोश जो n बराबर 1 है, अर्थात पहला कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? केवल 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से अधिक नहीं भरे जाएंगे। यदि यहाँ पे बात किया जाए n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2, n बराबर 2 किसका? उसका नाम क्या है? यल, इसका नाम है यल। तो यदि इसके लिए बात किया जाए, यल कोश में देखा जाए कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है? 2n², 2n², तो 2 इंटू n का मान कितना? 2, तो यह हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और करेंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, अर्थात इसका मान निकालेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 8। अर्थात यल, जो यल कोश है, दूसरा कोश है, दूसरे कोश में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाएंगे, उससे अधिक नहीं। किसी भी केस में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं भरे जाएंगे दूसरे कोश में, क्योंकि यह नियम द्वारा इन लोगों ने एक नियम बनाया था जिसके आधार से हम लोग निकाल रहे हैं। यदि तीसरे कोश की बात किया जाए, चलो यहां पे निकालते हैं, n बराबर 3, n बराबर 3 अर्थात तीसरा कोश, तीसरे कोश का नाम क्या है? यम। यदि इसमें देखा जाए तीसरे कोश में, तो अब मान निकालेंगे, फार्मूला है 2n², 2 इंटू n का मान 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? अर्थात तीसरे कोश में, तीसरे कोश में जो तीसरे कोश का नाम यम है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे? 18, 18 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं भरे जाएंगे तीसरे में। यदि इसी आधार से n बराबर 4, n बराबर 4 के लिए निकाला जाए, जिसका नाम क्या है? n, यदि इसके लिए निकाला जाए तो मान क्या हो जाएगा? निकालिए, 2n², 2 इंटू n का मान 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 16, और टोटल आ जाएगा कितना? 32। अर्थात तीसरे कोश में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे? 32, और इससे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे। तो आप लोगों के लिए केवल 4 कोश ही पढ़ना है। यह बोर और बरी नियम हम लोग पढ़ चुके, जो कि इसमें हम लोग क्या जान चुके कि पहला कोश के कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा कोश जो कि यल है, यल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना निकल गया? अधिकतम 2 ही, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते हैं। और इसके बाद यम है तीसरा कोश, तीसरे कोश में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद चौथा कोश है यन, जिसमें 32 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन हम लोग भरेंगे, इससे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। आ गई बात समझ में? तो आप सभी लोग इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आइए देखते हैं अगला। आगे जो है, आगे यह नियम यह है कि किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वह किसके बराबर? 2n² के बराबर होती है, जो कि इसको सिद्ध करके हम पूरी तरीके से बता दिए। यदि इसी के आधार से बोर-बरी आधार नियम से यदि सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए, तो सबसे पहले आपका होता है परमाणु
क्रमांक 1 नंबर पे होता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन, यदि आपको एक चीज और ध्यान रखें, यदि आपको किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन नहीं पता हो, तो आप यदि परमाणु उदासीन हो, ये उदासीन परमाणु के लिए हम बता रहे हैं, यदि परमाणु उदासीन हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। ये इतना तो 9th में पढ़े होंगे आप लोग, परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो परमाणु क्रमांक बराबर जो होता है प्रोटॉनों की संख्या, मतलब किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन होते हैं वह परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं। और एक चीज और, यदि परमाणु उदासीन हो, उदासीन का मतलब क्या है? उदासीन का मतलब यह है कि जिसपे न तो प्लस आवेश हो और न ही माइनस आवेश हो, तो उस कंडीशन में वह परमाणु उदासीन होता। अब जैसे कि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन में कोई भी आवेश नहीं, तो यह कैसा है? यह उदासीन है। तो जब परमाणु उदासीन होता है तो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यह परमाणु उदासीन के लिए है, ठीक है, उदासीन परमाणु के लिए। तो यहां पे देखो, यदि आपको परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नहीं पता है तो उसके आप परमाणु क्रमांक को याद कर लीजिए। तो परमाणु क्रमांक बराबर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अर्थात हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना? 1। तो यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो क्या बनेगा? 1, ठीक है। यदि इसी तरीके से दूसरे नंबर पे आता है आपका हीलियम, हीलियम इसका करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा? 2। और तीसरे नंबर पे आपका आता है लिथियम, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि किया जाए तो पहले में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? आपको बताया था कि पहले में के वाले में जो है 2 इलेक्ट्रॉन, और यल में 8 इलेक्ट्रॉन, और यम में 18 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद जो है यन में 32 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते, उससे अधिक नहीं भर सकते। तो यह जो हो जाएगा आपका, यह पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और एक बचेगा, तो वह जाएगा किसमें? वह जाएगा दूसरे में। तो यह के वाला है और उसके बाद यल, यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक है। चलो इसी आधार से यदि चलो 6 नंबर पे कार्बन आपका आता है। यदि कार्बन को किया जाए तो इसके पास परमाणु क्रमांक 6, परमाणु क्रमांक 6, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगा? 6। तो उस आधार से यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, बचा 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो किसमें जाएगा? दूसरे कोष में। तो दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, ठीक है। इसी आधार से और आगे बढ़ते हैं। यदि और आगे देखा जाए, चलो 10 नंबर पे यदि देखा जाए नियॉन का, तो नियॉन को Ni से प्रदर्शित करते हैं। इसको यदि देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद बचा 8 इलेक्ट्रॉन, तो वह किसमें भरा जाएगा? 8 दूसरे में। और इसी आधार से यदि सोडियम की बात किया जाए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए Na, तो सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 11। अब यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा तो आप पढ़े हैं कि पहला कोष जो होता है के में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते, तो भर दो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से अधिक नहीं भर सकते, कम हो सकता है। यदि कम इलेक्ट्रॉन है तो कम ही भरो, लेकिन अधिक नहीं। फिर उसके बाद आपको भरना है दूसरे कोष में कितना? 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। तो कितना हो गया? 8 और 2 10, 1 इलेक्ट्रॉन और बचा, तो वह किसमें भरा जाएगा? वह तीसरे कोष में। तो तीसरा कोष आपका जो होगा वो हो जाएगा 1। तो यह हो जाएगा 2,8,1, ठीक है। यदि मैग्नीशियम की बात किया जाए, मैग्नीशियम जो होता है वो 12 नंबर पे, Mg मैग्नीशियम जो होता है, यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या बनेगा? 2,8,2 हो गया 12। तो इस तरीके से सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। और यदि चलो आगे इसका किया जाए, चलो सिलिकॉन का कर दिया जाए, सिलिकॉन ना क्लोरीन, यदि क्लोरीन का देखा जाए तो क्लोरीन जो है होता है 17 नंबर पे। यदि इसका किया जाए तो पहले 17 नंबर पे, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद दूसरे में कितना? 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में अब इसके पास कितना हो गया? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और बचा, तो 7 इलेक्ट्रॉन हम भर देंगे किसमें? तीसरे वाले में। यह हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद आता है आपका आर्गन। आर्गन को यदि देखा जाए तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, आर्गन का होता है Ar, इसका बनेगा पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन और बचा तो भर देंगे 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद यदि पोटेशियम की बात की जाए, पोटेशियम जो होता है वो होता है आपका K 19 नंबर पे। यदि इसको देखा जाए तो इसमें नियम थोड़ा बदल जाता है। होता क्या है कि इसको पहले 2 भर देते हैं, उसके बाद 8, और फिर जो है
अब इसको 8 तक रहने देंगे। इसमें 18 तो भरे जाते हैं, लेकिन यहां से नियम थोड़ा चेंज हो जाता है। होता क्या है कि अब इसको 8 तब तक नहीं भरते हैं जब तक कि दूसरे में 2 न भर जाए, तो इसमें यह वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इसी आधार से यदि पोटेशियम होगा, कैल्शियम का देखा जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, और नियम क्या है कि इसमें 8 भरकर छोड़ देंगे और जो भी 2 आएगा वो इसमें आपका भर दिया जाएगा। तो यह नियम है। यदि इसके आगे आप लोग बढ़ते हैं तो इसके आगे बढ़ने के बाद जैसे आपका स्कैंडियम आ गया, स्कैंडियम या सी 21 नंबर पे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा, होता है 2, 8, और उसके बाद एक चीज और सुन लो, और 2, 8, अब जो है इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अब जो भी, अब हम लोग चौथे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक तब तक नहीं भरेंगे जब तक कि तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन पूरा न भर जाए। तो अब बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 9 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें हो जाएगा 9 इलेक्ट्रॉन। तो यह तरीका है, यह नियम है आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का बोरबरी। जैसे कि आप टाइटेनियम का कीजिए, 22 नंबर पे टाइटेनियम होता है, इलेक्ट्रॉनिक संख्या 22, भरिए 2, 8, और उसके बाद हम लोग चौथे कोष में 2 भरकर छोड़ देंगे। तब तक 2 से अधिक नहीं भरेंगे जब तक कि तीसरे कोष में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन न भर जाए। तो अब इसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? ये आपका हो गया 10, 10 2 12, और 12 और 10 बचा तो ये भरा जाएगा तीसरे कोष में। ठीक है, इसी के आधार से आपका होता है वैनेडियम। वैनेडियम का करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 8, और उसके बाद आपका हो जाएगा इसमें 2 और बचेगा 11, तो आपका हो जाएगा 11। ठीक है, और एक चीज Cr जो होता है क्रोमियम, एक चीज आप लोग ध्यान दें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा? 2, 8, उसके बाद 2 इसमें भरकर छोड़ देंगे। अब भरा कितना जाएगा आप लोगों के आधार से यह, लेकिन एक चीज को बता दिया जाए कि यह चीज गलत माना जाता है। अब यह गलत क्यों है? यह अपवाद है। अपवाद का मतलब क्या है? अपवाद का मतलब यह होता है कि जो नियम का पालन न करे। तो इसमें 1 से 30 तक 2 अपवाद आपको मिलेंगे। एक क्रोमियम, इसको आप लोग हाईलाइट कर लें, यह जो है एक अपवाद है। तो होता क्या है, अब यह इसका आखिरकार सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा? सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह होता है कि अब यह जो है 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, जिसके कारण इसमें हो जाता है 1 और इसमें हो जाता है 13। ठीक है, तो यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाकी सब उसी आधार से रेगुलर चलेगा। जैसे कि आपका मैग्नीज आ जाएगा Mn, तो इसका बनेगा 2, 8, और इसमें भर देंगे 2 और इसमें हो जाएगा 13। ठीक है, और इसके बाद एक और अपवाद है जो कि कॉपर Cu 29 नंबर पे होता है, 29 नंबर पे, तो इसका 2, 8 और इसमें भर देंगे, टोटल हो जाता है 18 और इसका हो जाता है 1। ठीक है, यह है। और जिंक जो है, बाकी जो बच रहा है आप सभी लोग कर लेंगे। और जिंक जो है इसका बनेगा 2, 8 और 18, तो कितना हो गया यहाँ पे 10 और ये 18, कितना हो जाएगा 28 और यह 2 30 हो गया। और बाकी जो बच रहा है ये आप लोगों के लिए, जो भी चीज छूटा है, जो भी तत्व छूटा है, वे लोग आप खुद से करेंगे, आप लोगों के लिए होमवर्क है। और सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, 1 2 का कम से कम 2 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो भी बचे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखे। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।